हाँ जी दोस्त, गुड मॉर्निंग। बट हम जनरल इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं तो हमने कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे डिस्कस कर लिए, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द हार्ड कोड न्यूमेरिकल्स ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक एक करके केसेस हम बनाते रहेंगे और आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हर केस अपने आप में यूनिकनेस शो करेगा। लाइक यहाँ पे हम कहते हैं वी हैव अ यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एजेंट वन इज इक्वल्स टू x1 y1। ठीक है, नॉर्मल अपना वेल बिहेव है। और एजेंट टू का जो हम यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन दिखाते हैं दैट इज x2 प्लस y2। तो बेसिकली यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स लगा दिया है। एंडोमेंट के नाम पे एजेंट वन की जो एंडोमेंट है वो आपको गिवन है 10,0 और एजेंट टू की जो एंडोमेंट है वो आपको गिवन है जी 0,10। ठीक है जी, इस तरीके से है। तो देखो टोटल गुड वन अगर देखेंगे तो 10 यूनिट्स है, टोटल गुड टू देखेंगे तो वो भी 10 यूनिट्स हमारे पास लगा हुआ है। तो जो एजवर्थ बॉक्स हमारे पास यहाँ पे बनने वाला है दैट विल बी अ स्क्वायर। चलो जी, हमने उसको यहाँ पे स्क्वायर बना दिया। ठीक है जी, ये ओरिजिन एजेंट ए का रहेगा, ये ऊपर वाला ओरिजिन एजेंट बी के लिए रहेगा। ठीक है दोस्त, देखो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो हमको वेरियस तरीके सीखने हैं और उसमें से अप्लाई जो करना है ना वो एक डिफरेंट तरीके से हम करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे क्यों करेंगे वो देखते धीरे धीरे। सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, एक एक रफ डायग्राम दोस्त देखो, हमने कहा ये हमारा एजवर्थ बॉक्स है, कहते ठीक है। अब एजेंट टू की अगर हम बात करें, ठीक है, एजेंट टू की अगर बात करें तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है और एमआरएस आपको वन दिखाई दे रही है। तो एमआरएस वन है तो दिस विल बी आ लीनियर फंक्शन होगा उसका एक। ठीक है, और एमआरएस वन के साथ दिखा दिया। एजेंट वन की अगर मैं बात करूं तो एजेंट वन के कंटेक्स्ट में आपके पास क्या होगा, आईसी विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स। ठीक है, चलो जी आपने ऐसा बना दिया। अब कोई एक आईसी तो होगा नहीं हमारे पास, मल्टीपल आईसीज होंगे दोनों के ही। ठीक है, तो चलो हम यहां से कुछ ऐसे कंसीडर करते हैं। हमने कहा कोई रीजन लेके चलते, देखो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं बस। ठीक है, इसको मैंने पॉइंट ए मार्क कर दिया, इसको मैंने पॉइंट बी मार्क कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने पॉइंट सी मार्क कर दिया। पहले हम बात करते हैं पॉइंट ए के कंटेक्स्ट में। पॉइंट ए की अगर आप बात कर रहे हो, देखो ये वाला जो शेडेड एरिया मैंने यहाँ दिखाया है, समझना प्लीज बहुत ध्यान से। ये वाला जो शेडेड एरिया है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप जाते हो, ठीक है, तो यूटिलिटी ऑफ एजेंट टू विल इंक्रीज, यस और नो? कहते बिल्कुल ठीक है। यूटिलिटी ऑफ एजेंट टू विल इंक्रीज, यस और नो? कहते नहीं सर, यहाँ पे इस एजेंट की यूटिलिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। देखो एजेंट टू की अगर हम बात करेंगे उसकी इस डायरेक्शन बढ़ रही है, और एजेंट वन की जो यूटिलिटी बढ़ रही है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम ना एरिया शेड करके देखते हैं। आपको एक रफ वर्क में समझाता हूँ, देखना प्लीज ध्यान से। एक और रफ डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, बाद में बेशक हम एरेज कर देंगे। हमने कहा एक एजेंट टू का आईसी है ये, क्या ठीक है। एक एजेंट वन का ये आईसी है, क्या ठीक है। हम ना एजेंट वन के लिए पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने कहा एजेंट वन के लिए वो एरिया ड्रॉ करे, एजेंट वन के लिए वो वाला एरिया ड्रॉ करेंगे जहां उसकी यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमने एजेंट वन के लिए एक एरिया ड्रॉ कर दिया, ये वाला व्हाइट एरिया जो है, दिस इज ऑल द एरिया जहां एजेंट वन की यूटिलिटी क्या होगी बच्चे, इंक्रीज होगी। एजेंट टू की यूटिलिटी इंक्रीज करने की बारी आएगी तो वो ये वाला एरिया रहेगा। तो यानी कि अगर आप इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको एक कॉमन रीजन दिखाई दे रहा है, ये वाला, जहां दोनों की यूटिलिटी एक साथ इंक्रीज की जा सकती है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनाने के लिए हमको एक कंडीशन याद होगी आपको कि एक ऐसी सिचुएशन पे आना है कि अगर एक की यूटिलिटी बढ़ेगी तो दूसरे की यूटिलिटी कम होनी चाहिए, है ना। ना तो दोनों की एक साथ बढ़ सके और ना ही एक की कांस्टेंट रख के दूसरे की बढ़ सके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आती दोस्त, कहानी नहीं आती? तो
कौन सा ऐसा एरिया, इस एरिया को हमको क्या करना है दोस्त, एलिमिनेट करना है। इस एरिया को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और वो एलिमिनेशन होगा हमारा टेंजेंसी से। वो एलिमिनेशन कैसे होगा बच्चा, हमारा टेंजेंसी से। जैसे आप इस वाली फिगर की बात करें, फर्स्ट फिगर समझना कि यहाँ पे पॉइंट सी है। पॉइंट सी अगर आप मार्क करते हो, अगर पॉइंट सी को आप कहते हो जी ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहां पैरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे, देखो जी, अगर आप इसके ऊपर जाएंगे एजेंट 1 के लिए, यहाँ पर है, यहाँ पे उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है। एजेंट 2 के लिए जाएंगे तो यहाँ पर उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है। क्या कोई भी ऐसा एरिया आया जहाँ पे दोनों की यूटिलिटी साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो सके? कहते सर नहीं आया। नहीं आया ना, तो इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है जी, तो इसको एक बार मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। तो इट्स अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखो, चाहता तो सिंपल भी बता सकता था कि हाँ भाई सिंपली आप टेंजेंसी मेंटेन कर लीजिए, लेकिन रीजन भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये सारा शेडिंग वेडिंग आपको करके दिखाइए। चलो जी आगे देखिए प्लीज। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का जो हम ड्रॉ करने वाले हैं, दैट विल बी टेंजेंसी। टेंजेंसी मीन्स MRS1 इज इक्वल्स टू MRS2। कंडीशन लग जाएगी ना, MRS1 इज इक्वल्स टू MRS2। ठीक है जी, तो MRS1 अगर आप यहां से देखेंगे दैट विल बी Y1 अपॉन में X1। इज इट क्लियर? और अगर हम MRS2 देखेंगे तो दैट विल बी 1। तो यहां से कंडीशन आ गई X1 इज इक्वल्स टू Y1। X1 इज इक्वल्स टू Y1 विल बी द कॉन्ट्रैक्ट कर्व इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन कॉन्ट्रैक्ट कर्व की हो गई है। इसको अगर प्लॉट करेंगे, देखो दोस्त, एजेंट 1 का जो एंडोमेंट है दैट इज 10,0, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैक्सिमम 10 यूनिट्स है बिकॉज एजेंट 2 का 0 है, और यहाँ पर भी हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पर भी 10 यूनिट्स है। तो x1 इज इक्वल्स टू y1, x1 इक्वल्स टू y1। तो अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोस्त ये x1 चल रहा है हमारा, और ये यहाँ पर y1 चल रहा है। अगर इन दोनों को इक्वेट करना है तो ये लाइन हमारे 0 0 1 1 2 2 मैक्सिमम 10 10 तक चली जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व विल बी अ अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। लीनियर फंक्शन ड्रॉ होगा, ये अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन आ जाए। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट कर्व। ठीक है जी, इतनी बात सबको समझ में आ रही है दोस्त? अब बात यहाँ पे आती है कॉम्पिटिटिव प्राइस रेशियो की। ठीक है, वो सबसे यूनिक चीज है, तो बहुत ध्यान से प्लीज देखिएगा। बच्चा कहता है सर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है तो MRS जो होती है वही आपका प्राइस रेशियो बन जाएगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बिकॉज एजेंट 1, देखो सुनना बहुत ध्यान से दोस्त आप कहते हो सर एजेंट 1 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एजेंट 1 की इक्विलिब्रियम कंडीशन है MRS इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो। एग्री है ना, MRS1 इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो। लेकिन एजेंट 2 की इक्विलिब्रियम कंडीशन थोड़ी ना है। एजेंट 2 का इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? इट डिपेंड्स कि वेदर MRS इज लेस देन प्राइस रेशियो, इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो और इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। तो यहाँ तो इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है कि एजेंट 2 का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ होल्ड होने वाला। ठीक है, तो यू कांट राइट डाउन द प्राइस रेशियो एज किसी भी आपने उठा के लिख दिया कि MRS इक्वल टू प्राइस रेशियो, ऐसे नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको सारे केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है, सारे के सारे केसेस हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। केसेस देखो कैसे कंसीडर करने वाले हम लोग, प्लीज ध्यान से देखिएगा। 3 केसेस करेंगे। वी विल कंसीडर 3 केसेस है। कहते कौन कौन से 3 केसेस? इफ प्राइस रेशियो px अपॉन py, if px अपॉन py इज लेस देन, किसके कंपैरिजन में निकाल रहे हो आप बेटा? ये जो उस एजेंट के लिए जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स लेके बैठे हुए हैं, तो उसका MRS कितना है? 1, तो 1 से कंपेयर करेंगे, इज लेस देन 1। इफ प्राइस रेशियो इज इक्वल टू 1, और तीसरा इफ प्राइस रेशियो इज ग्रेटर देन 1। ठीक है जी दोस्त, देखो हमको एक चीज हमने वॉल्टर्स लॉ से ही पढ़ी हुई है कि अगर 2 गुड है, आप एक गुड की मार्केट इक्विलिब्रियम में ले आएंगे तो दूसरे गुड की मार्केट ऑटोमेटिकली किसकी में आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, तो वी आर
trying to find equilibrium in मार्केट ऑफ गुड एक्स। हम गुड एक्स के लिए इक्विलिब्रियम निकालना चाह रहे हैं तो y का इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो x की मार्केट में इक्विलिब्रियम कब आएगा, x की मार्केट में इक्विलिब्रियम तब आएगा जब x की टोटल डिमांड टोटल सप्लाई सेम होगी, है ना। अब प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कहानी चेंज करेंगे भाई। डिमांड ऑफ एजेंट 1, डिमांड ऑफ एजेंट 2 एंड मार्केट कंडीशन। मार्केट में उस समय क्या कंडीशन, ठीक है। तीन चीजें हमारे पास यहाँ पे रहेगी दोस्त। हमें मार्केट में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है तो टोटल डिमांड विल बी इक्वल टू टोटल सप्लाई, और टोटल सप्लाई कितनी है दोनों को मिला के देखेंगे तो बेटा 10 यूनिट्स की लगी हुई है ना। अगर टोटल डिमांड भी हमें 10 आ जाएगी तो वहां पे हम कह देंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। देखो जी, कंज्यूमर 1 के लिए अगर आप देखेंगे तो कॉप डॉगलस लगा हुआ है, उसका डिमांड फंक्शन वी नो दिस थिंग, डिमांड फंक्शन वेरी वेल, एम अपॉन में, हाँ जी, एम अपॉन में 2px। चलो ये हो गया। और मनी इनकम कितनी, द वैल्यू ऑफ एंडोमेंट, उसकी एंडोमेंट 10,0 है ना, 10,0 10 इंटू px हो जाएगा, 10 इंटू px। तो दैट इज द एंडोमेंट वैल्यू ऑफ एजेंट 1 अपॉन में 2px। तो आंसर यहां से आ गया दोस्त हमारे पास 5 यूनिट्स। तो एजेंट 1 5 यूनिट डिमांड करेगा, और एजेंट 2 की अगर हम बात करेंगे इसके लिए कंडीशन लग गई, इसका लिए एमआरएस क्या है, हाँ जी, एजेंट 2 का एमआरएस कितना है, कहते हैं एजेंट 2 का जो एमआरएस है 1 है। कंडीशन लग गई एमआरएस इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो, एमआरएस इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो, क्लियर है ना कंडीशन। इफ एमआरएस इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो देन कंज्यूमर विल कंज्यूम ओनली गुड एक्स, सिर्फ और सिर्फ गुड एक्स को कंज्यूम करेगा। डिमांड फंक्शन क्या आएगा उसका, एम अपॉन में पी एक्स, सारा का सारा एक्स चाहिए, और गुड वाई क्या बन जाएगा, उसकी डिमांड 0 करेंगे। खैर गुड वाई को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि गुड एक्स की मार्केट में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। तो इसकी मनी इनकम कितनी दोस्त हमारे पास, वैल्यू ऑफ एंडोमेंट, इसके एंडोमेंट क्या है 0,10, क्या एंडोमेंट है इसकी 0,10, तो 0 इंटू पी एक्स प्लस में 10 इंटू पी वाई, तो इसकी एंडोमेंट आगे बच्चे 10 पी वाई अपॉन में पी एक्स। तो ये इसकी डिमांड फंक्शन बन गया जी। तो यहां से ये आ गया, इज इज क्लियर। अब मैं अगर मार्केट की बात करूं कि मार्केट में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा, देखिए प्लीज ध्यान से। टोटल डिमांड में क्या आएगा, x1 प्लस x2 शुड बी इक्वल्स टू 10, टोटल सप्लाई। x1 क्या है, कहता है 5, x2 क्या है, कहता है 10 इंटू में पी वाई अपॉन में पी एक्स। इज इज क्लियर, कहता है बिल्कुल। इन दोनों को सम अप करके 10 आना चाहिए, कहता है बिल्कुल आना चाहिए। अब एक बात सुनना बहुत ध्यान से, अगर पी एक्स अपॉन पी वाई 1 से छोटा है तो पी वाई अपॉन पी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1। भाई पी एक्स अपॉन पी वाई 1 छोटा है तो रेसिप्रोकल तो 1 से बड़ा होगा, कहते हैं बिल्कुल है। अगर ये पी वाई अपॉन पी एक्स 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा नंबर ग्रेटर देन 10 आएगा, कहते हैं बिल्कुल आएगा। 11 आए, 12 आए, 13, आई डोंट नो, लेकिन 10 से बड़ा आएगा, कहते हैं बिल्कुल बड़ा आएगा। और अगर ये 10 से बड़ा आया, और अगर ये 10 से बड़ा आया, सुनना ध्यान से दोस्त, और अगर ये 10 से बड़ा आया तो ये है 5 तो यहीं से है, प्लस 10 से भी बड़ा नंबर, टोटल मिला के तो 15 से भी बड़ा नंबर आएगा ना। और हमारे पास टोटल कितने गुड्स अवेलेबल है, 10 गुड्स अवेलेबल है, तो वो पॉसिबिलिटी हो नहीं पा रही, ठीक है जी। एक तो ये तरीका है इसको करने का। अच्छा, अगर आपको ये तरीका समझ ना आ रहा तो एक तरीका और भी है मेरे पास, देखो। तो इसलिए ये वैलिड नहीं रहा, ये वैलिड नहीं हो पा रहा, क्योंकि टोटल डिमांड जो है यहाँ पे 10 को एक्सीड करे, विच इज इक्वल टू सप्लाई। सप्लाई 10 है लेकिन टोटल डिमांड 10 से एक्सीड। एक और तरीका है मेरे पास, देखो अगर आप समझना चाहे तो, हमने इक्वालिटी कंडीशन रख दी, हमने कहा चलो ठीक है जी। अब इसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, 10 पी वाई अपॉन में पी एक्स, तो 10 माइनस 5 वहां जाके हो गया जी 5, ये हो गया हमारे पास 2। तो पी वाई अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू हाफ, और यू कैन से पी एक्स अपॉन
पी वाई इज इक्वल टू 2, तो प्राइस रेशियो 2 आ गई, जो पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज हमने केस क्या बना रखा है कि प्राइस रेशियो शुड बी लेस देन 1। इस बात पे भी आप इस वाले केस को रिजेक्ट कर सकते हो, तो दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी है, ये यहाँ पे किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा। इज इज क्लियर टू एवरीवन? समझ में आती है दोस्तों? दोनों में से कोई भी रीजन आपको समझाना है रिजेक्ट करने का। चलो जी, अब आगे चलते हैं। कहता है अगर प्राइस रेशियो 1 के इक्वल है, अगर प्राइस रेशियो 1 के इक्वल है तो इसको तो कोई मतलब नहीं है, तो अपना डिमांड फंक्शन नॉर्मल लगाएगा m अपॉन में 2px, है ना, ये तो टेंजेंसी से अपनी डिमांड फंक्शन निकाल के बैठा हुआ है, तो 10 इंटू पी एक्स अपॉन में 2px, तो आंसर आ गया 5 यूनिट्स। व्हाट अबाउट डिमांड ऑफ एजेंट 2? यहाँ पे एजेंट 2 कहता है एनी नंबर ऑन द बजट लाइन इफ MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, इसके लिए कंडीशन लगी ना, MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, कंडीशन लगी, इफ MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो देन कंज्यूमर कैन परचेज एनी नंबर बिटवीन, है ना, ऑन द बजट लाइन, पूरे बजट लाइन कोई भी नंबर ले पाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार लिखता हूँ एनीथिंग, एनीथिंग लिख दिया चलो मैंने एक बार, कि ये कोई भी नंबर ले पाएगा जो भी इसकी बजट लाइन पे लाई करेगा। कैसा, कितनी क्वांटिटी, तो अभी हमें प्राइस रेशियो पता नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पे कोई क्वांटिटीज का जिक्र अभी ऐसा करेंगे नहीं, है ना, कोई भी अगर यहाँ नहीं ले पा, कोई भी ले पाएगा। अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना है तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 होना चाहिए, ये 5 है ये 10 है, एंड इट कैन बी एनी नंबर, तो यहाँ पे हम इसको चाहे तो 5 कंसीडर करके इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अगर एजेंट 2 को हम 5 यूनिट्स दे देंगे तो हमारे पास गुड एक्स की मार्केट में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो वी आर गोइंग टू कंसीडर द प्राइस रेशियो इक्वल टू 1। तीसरी वाली भी एक बार कंसीडर कर लेते हैं ना, समझ में आना चाहिए। कहते हैं प्राइस रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो ये तो नॉर्मल अपना वही डिमांड फंक्शन से निकालोगे तो वापस 5 ही आ जाएगा। बट हेयर फॉर द एजेंट 2 यहाँ पे कंडीशन क्या लगी, नाउ MRS इज लेस देन प्राइस रेशियो, अगर MRS इज लेस देन प्राइस रेशियो तो गुड की डिमांड कितनी हो जाती है, 0, एक्स की डिमांड हो जाएगी 0, वाई की डिमांड पे सारा पैसा खर्च होगा ना, तो यहाँ पे 5 प्लस 0 दैट विल बी 5, ऑब्वियसली सप्लाई से छोटा है, तो ये वाला केस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा केस एक्सेप्ट हुआ हमें बच्चों, यहाँ पे प्राइस रेशियो इज इक्वल टू 1। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस रेशियो कैसे निकालिया आपने, कॉम्पिटिटिव प्राइस रेशियो आपने 1 को रख के निकाली। इतनी बात सबको समझ में आती है, कोई डाउट यहाँ तक? हाँ जी, चलो अब हम आगे की कहानी चलते हैं। अगर अब ये बात हमको समझ में आ गई है कि नाउ द कॉम्पिटिटिव प्राइस रेशियो इज इक्वल्स टू 1, और वो कैसे निकाली हमको समझ में आ गया। बजट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, किसी एक ही एजेंट की निकाल लेते हैं, एजेंट 1 की निकालते हैं, काम चल जाएगा उसी से। एजेंट 1 की बजट लाइन निकालते, क्या निकलेगी जी, P1 x1 प्लस में P2 y1, तो xy लिख लीजिए, एक ही बात है, px x1 py y1 इज इक्वल टू m1। देखो px और py दोनों की वैल्यू 1 आ गई, तो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 10। एजेंट क्या थी हमारे पास, डोमेन 10,0 है ना, तो 10 इंटू 1 प्लस में 0 इंटू 1, तो 10 आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस डिमांड, ग्रॉस डिमांड अगर आप निकालना चाहे, देखो जी इसको प्लॉट अगर आप करो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 10, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 10 अगर आप करेंगे तो एजेंट 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिस विल बी द बजट लाइन, ये हमारे पास बजट लाइन आ जाएगी। इज इज क्लियर? और ये येलो वाला हमारे पास क्या ड्रॉ किया हमने पहले बच्चे, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट का, हमें पता है इनके इंटरसेक्शन से भी क्या निकल के आएगा, इक्विलिब्रियम निकल के आएगा। आप यहां से निकालना चाहो यहां से निकाल लीजिए, वरना वी कैन यूज द डिमांड फंक्शंस। देखो जी, ग्रॉस डिमांड निकालिए, एजेंट 1 एजेंट 2 x1 y1 x2 y2, भैया तो अपना फंक्शन लगाएगा m अपॉन में 2px m अपॉन में 2py, है ना, मनी इनकम इसकी 10 है, 2 इंटू 1 दैट इज 5, एंड सिमिलरली 10 2 इंटू 1 आंसर इज 5। तो एजेंट 1 की जो ग्रॉस डिमांड है दैट इज 5,5, और एजेंट 2 क्या करेगा, इसके लिए कंडीशन क्या लगे जी, MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो लग गया इसके लिए कंसेप्ट, बिकॉज प्राइस रेशियो 1 आई है हमारे पास,
तो ही कैन कंज्यूम एनी बंडल, ही कैन कंज्यूम एनी बंडल, एनी बंडल का मतलब जो भी रेजिडुअल होगा वो हम इसको दे देंगे। भाई टोटल गुड 1 10 था, 5 इसको मिल गया तो 5 इसको दे देंगे। टोटल गुड 2 हमारे पास 10 था तो 5 एजेंट 1 को मिल गया तो 5 ही एजेंट 2 को दे देंगे। तो इसकी भी ग्रॉस डिमांड जो आ गई हमारे पास 5,5 आ गई। एंडोमेंट कितनी थी? एजेंट 1 की एंडोमेंट थी 10,0, एजेंट 2 की जो एंडोमेंट थी वो 0,10। तो जो नेट डिमांड निकलेगी दोस्त वो कैसे निकलेगी? ग्रॉस माइनस एंडोमेंट। ग्रॉस माइनस एंडोमेंट अगर आप यहाँ पे करते हैं एजेंट 1 के लिए, ग्रॉस 5 माइनस एंडोमेंट 10, तो 5 माइनस 10 इज -5 एंड 5 माइनस 0 इज 5। तो इसकी हो जाएगी +5, -5। तो एजेंट 1 गुड 2 का क्या है? नेट बायर है और गुड 1 का नेट सेलर है। और इसके रिवर्स एजेंट 2 गुड 1 का बायर है और गुड 2 का वो सेलर है। ठीक है जी। तो अगर आप डायग्राम में इसको दिखाना चाहे तो डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। देखिए दोस्त, ये एजेंट 1 का आईसी हो जाएगा और ये बजट लाइन जो है इट विल बी कंसीडर एज इंडिफरेंस कर्व ऑफ एजेंट 2 और यही इनकी ग्रॉस डिमांड भी दिखेगी जी, है ना, 5,5 और वहां से देखेंगे तो उसकी भी दिख जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के बाद ना बहुत सारे बच्चे ना अपने दिमाग में एक चीज बिठा लेते हैं। कहते क्या बिठा लेते हैं कि जब भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आएंगे तो MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो लगेगी। जब भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आएंगे तो MRS इक्वल टू प्राइस रेशियो लगेगी। दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आपके साथ, ये सारे भ्रम आपके दिल से दूर हो जाएंगे। ठीक है जी। सिर्फ मैं कुछ चीजें बदल रहा हूं, देखना। अभी भी कॉपडॉगला फंक्शन ही है x1 स्क्वायर y1 और एजेंट 2 जो है मेरे पास दैट इज x2 प्लस में 5y2। ठीक है जी। एंडोमेंट्स गिवन है दोनों की 10,20 एजेंट 1 के लिए है और एजेंट 2 की अगर एंडोमेंट की हम बात करेंगे दैट इज 20,40। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास लगा हुआ है। नाउ द बच्चे के साथ तो बेसिक क्वेश्चन, जैसे पिछला क्वेश्चन किया भाई, वहां पे कॉप डॉगलास था, यहाँ पे कॉप डॉगलास, वहां पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट था, यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट था, कोई डिफरेंस ही नहीं है। नहीं दोस्त, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। बहुत ध्यान से प्लीज देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, वरना आप परेशान हो जाएंगे बहुत ज्यादा। यहाँ पे कहानी उस तरीके से चलेगी ही नहीं जो हम चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं चलेगी सुनना ध्यान से। कॉम्पिटिटिव प्राइस रेशियो निकाले, चलो एक बार। अभी कॉन्ट्रैक्ट करके मैं बात करी है, ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट करके एक बार बात नहीं करता, मैं एक बार बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव प्राइस रेशियो। थोड़ी देर में करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करके, पहले कॉम्पिटिटिव प्राइस रेशियो की बात करते हैं। देखो जी, यहाँ पे MRS अगर एजेंट 2 के लिए हम देखे जाए तो वो MRS जो दिख रही है हमको A/B के हिसाब से 1/5 दिखाई दे रही है, कहते हैं बिल्कुल। तो हम यहाँ पे तीनों केसेस बना के चलेंगे। इफ प्राइस रेशियो Px/Py is less than 1/5, if Px/Py is equal to 1/5, and if Px/Py is greater than 1/5। स्टार रेटिंग पे क्वेश्चन है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम बच्चे वही जो रटा गए हैं कि अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स लगा है और एक हमारे पास कॉर्डोनस लगा है तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का जो MRS होता है उसी को आप प्राइस रेशियो कंसीडर कर लो। ठीक है, द आंसर्स बिग नो। यहाँ पे केसेस देखो बहुत अलग तरीके से आने वाले हैं, देखना प्लीज ध्यान से। यहाँ पे फिर वही एजेंट डिमांड गुड एक्स मार्केट इक्विलिब्रियम में ले आते हैं। ठीक है, कंसीडर मार्केट ऑफ गुड एक्स, एक्स को इक्विलिब्रियम में लाएंगे तो वाई ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा एज डिफाइंड बाय द वॉल्टर्स लॉ। तो डिमांड ऑफ एजेंट 1, डिमांड ऑफ एजेंट 2 एंड दिस इज द
मार्केट कंडीशन। मार्केट में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना है तो 10 यूनिट्स यहाँ है, 20 यहाँ है, तो गुड वन की डिमांड टोटल मिला के हमारे पास होनी चाहिए 30। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन लगी गुड वन के लिए, गुड एक्स के लिए। आओ जी देखते हैं। एजेंट वन से पूछते भैया आप बताओ क्या करोगे, कहता है जी इसका डिमांड फंक्शन क्या होता है बताइए। x1 अब पावर इक्वल इक्वल तो है, पावर अलग अलग है, तो फंक्शन तो आपको याद होगा c अपॉन में c प्लस डी है ना। तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, c मतलब 2 अपॉन में 2 प्लस 1 यानी कि 3 इंटू में m। मनी इनकम इज द वैल्यू ऑफ एंडोमेंट दैट इज 10 px प्लस में 20 py अपॉन में px। अब फिर किसी डिमांड फंक्शन ना याद हो तो फिर मुश्किल है, c प्लस डी इंटू में m अपॉन में px, ठीक है। और एजेंट 2 के लिए अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो इसके लिए देखो MRS है 1/5, तो कंडीशन क्या लगी इसकी, MRS इज ग्रेटर देन प्राइस रेशो, तो सारा पैसा x पे खर्च करेगा। तो सारा पैसा x पे खर्च करेगा मतलब m का मतलब क्या होगा 20 px प्लस में 40 py जो इसकी एंडोमेंट है उसकी वैल्यू अपॉन में px। चलो ये हो गया। अब हमको देखना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, और इसको इक्वेट करना है किससे, 30 से हमको यहाँ पे इसको इक्वेट करना है। इज इज क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, चलो करके देखते हैं, इक्वेट करके देखते हैं इसको एक बार। मार्केट कंडीशन पे अगर हम जाते दोस्त, तो मार्केट कंडीशन कहती है 2/3। अच्छा मल्टीप्लाई कर लूँ चलेगा, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x1 को, तो 2 को ऊपर ले गया तो दैट इज 20 px प्लस में 40 py अपॉन में 3 px प्लस में 20 px प्लस में 40 py अपॉन में px, है ना, ऐसे ही है ना। हाँ जी ऐसे है या नहीं है, अरे बता दो भैया, ऐसे ही तो है। तो इसको हमको सॉल्व करके क्या रखना है जी, इसको लेके आना है हमें, सॉल्व करके क्या लेके आना है, ये आना चाहिए टोटल 30, क्योंकि हमारा 30 ही टोटल अवेलेबिलिटी है ना। टोटल अवेलेबिलिटी जो हमारे पास है वो 30 की है। चलो एक बार इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एलसीएम लिया दोस्त आप लोगों ने, कितना लिया एलसीएम, 3px आया, दैट इज 20px प्लस 40 py प्लस 60px प्लस में 120 py। तो 20px और दिस इज 80px प्लस 40 और 120 इज 160 py अपॉन में 3px। ऐसे कुछ आ गया जी, ये मिला के 80 आना है, 30 आना चाहिए ना। अब इसको देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 80 अपॉन में 3 प्लस 160 py अपॉन में px डिवाइड बाय 3, ऐसे आ गया जी, कहते बिल्कुल आ गया। अगर मैं इसको निकालूं बेटा px अपॉन py, देखो जी px अपॉन py इज लेस देन 5 है, कहता हाँ जी। अगर px अपॉन py इज लेस देन 5 है, अगर आप कहते हो जी ये आप 30 रखना चाहते हो, मान लो चलो आपकी बात बड़ी है, आप 30 रखना चाहते हो, आप यहाँ से प्राइस रेशो की वैल्यू निकाल दीजिए मेरे को, रफली वैल्यू निकाल दो। रफली अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूं बेटा तो 80 डिवाइड बाय 3, ये आ रहा है 26.33। इसको लेस करेंगे 30 में से तो वी विल गेट 160/3 py बाय px इज इक्वल्स टू 3.33। मेरे ख्याल से ये जो पिछले वाला था ना, ये शायद एक सेकेंड, 80 डिवाइड बाय 3 दैट इज 26.66 है यार ये, ठीक है। तो यहां से अगर आप अब सॉल्व करेंगे 3.33 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 160 दैट कम्स टू, तो py अपॉन में
पी एक्स इज इक्वल टू 0.0624 ऐसे आ गए जी, है ना। रेसिप्रोकल करेंगे 1 डिवाइड बाय 0.0624 दैट कम्स टू, तो पी एक्स अपॉन पी वाई की जो वैल्यू आई वो आई 16.02, और जबकि आपने क्या अज्यूम किया हुआ है, पी एक्स अपॉन पी वाई इज लेस देन 1/5। क्या लेस देन 1/5 है? नहीं, दैट इज नॉट द केस। तो ये वाला केस आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले केस को बच्चे हम सिंपली रिजेक्ट कर रहे हैं, ये केस यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्टेड, दिस केस इज रिजेक्टेड। रीजन आपको पता होगा, आ चुका है समझ में। अब सेकंड केस के चलते इक्वलिटी पर, जो अभी तक मैक्सिमम समझते हैं कि इक्वलिटी से ज्यादातर आंसर आता है, आइए आज इक्वलिटी को भी देख लेते हैं। अगर आप इक्वलिटी कंसीडर करते हो तो इसकी डिमांड फंक्शन तो सेम ही आएगा, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं ना दोस्त। 2/3 10 पी एक्स प्लस में 20 पी वाई अपॉन में पी एक्स, और ये आप कहते हो x2 कैन बी एनीथिंग, है ना। इसके लिए तो कंडीशन लगी ना, हमारे प्राइस, तो ये कोई भी नंबर ले सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, कोई भी नंबर, कुछ तो होगा, क्या है आई डोंट नो, कुछ तो होगा, लेकिन चलो इसको एक बार सॉल्व करना स्टार्ट करें। अगर इस वाले केस को मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, तो 2/3 10 पी एक्स, देखो पी एक्स यहाँ पे है 20 पी वाई अपॉन में पी एक्स। बेटा देखो मैं चाहूं तो पी एक्स के बदले 1 और पी वाई का 5, तो आप कहते नहीं रह सकते, रेशियो है, तो आप पूरी इक्वेशन को पहले पी वाई से डिवाइड कर लो, फिर रख दो, बात तो एक ही पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे 1 रख देते हैं, इसे 5 रख देते हैं, और इसे 1 रख देते हैं, ठीक है जी, रख सकते हैं। प्लस x2 शुड बी इक्वल्स टू 30, ऐसे ही है ना, शुड बी इक्वल्स टू 30। सॉल्व करना जरा दोस्त इसे, 20 इंटू 500 प्लस दिस इज 10 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 30। सॉल्व करिए दोस्त इसको एक बार। अगर हम इसको सॉल्व करें यहां से, तो 110 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 दैट कम्स टू 73.33। तो इसकी वैल्यू आ गई दोस्त 73.33। तो x2 जो हो जाएगा वो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, रिजेक्टेड। हाँ जी, रिजेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, ये बताओ, बताइए। आप वैसे समझो ना यार, देखो आपके पास टोटल सप्लाई कितनी है 30, एजेंट 1 को चाहिए 77.33, कैसे दे दोगे, कैसे पॉसिबिलिटी, नहीं पॉसिबिलिटी ना। तो यहाँ पे आज ये इक्वालिटी वाला जो था ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। समझ में आ रही है कहानी। अब थर्ड केस की तरफ चलते हैं। गुड 1 की जो डिमांड है वो तो सेम रहेगी, 2/3 10 पी एक्स प्लस में 20 पी वाई अपॉन में पी एक्स। एजेंट 2 के पॉइंट ऑफ सोचोगे तो नाउ इट इज अ केस वेयर एमआरएस इज लेस देन प्राइस रेशियो, एमआरएस लेस देन प्राइस रेशियो, तो गुड 2 की डिमांड, गुड एक्स की डिमांड क्या हो जाएगी 0। इफ एमआरएस इज लेस देन प्राइस रेशियो, सारा पैसा किस पे खर्च हो रहा है, वाई पे खर्च होगा ना, एक्सेल डिमांड करेगा ही नहीं, है ना। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो दैट इज 2/3 10 पी एक्स प्लस 20 पी वाई अपॉन में पी एक्स प्लस 0, है ना, प्लस में क्या है, हाँ जी इसमें तो प्लस में 0 लगेगा ना, इज इक्वल्स टू 30। यहां से दो सॉल्व करिए इसे, ये हमारा इस 0 को हटा देते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा 10 पी एक्स प्लस 20 पी वाई इज इक्वल्स टू 30 पी एक्स, और इनटू में 3/2 करोगे तो ये हो गया हमारा 30 इंटू 3 90, 2 45 45 पी एक्स। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 35 पी एक्स, और ये होगा 20 पी वाई। तो पी एक्स अपॉन पी वाई अगर मैं यहां देखूंगा तो पी एक्स अपॉन पी वाई विल बी 20 अपॉन में 35। तो 20/35 अगर दोस्त आप सॉल्व करेंगे
20 divided by 35, that comes to 0.5714. ऑब्वियसली केस हमारा क्या लगा हुआ है, प्राइस रेशियो इज greater than 1/5. What is the value of 1/5? What is the value of 1/5? This is 0.2. 1/5 is 0.2 ना, 1/5 क्या होता है, 0.2 होता है। तो क्या ये 0.2 से ज्यादा है? आंसर इज यस। तो दिस इज द केस जो यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस केस के लिए जो प्राइस रेशियो होगी वो हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज 20/35। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो दैट विल बी 4/7। तो हम इस केस में प्राइस रेशियो जो यूज करने वाले हैं वो 4/7 करने वाले हैं। दोस्तों पूरी कहानी का जो क्रक्स निकल के आया है वो सुनना ध्यान से। अभी मैंने एडवर्ड कुछ बनाया नहीं था, बस इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर एक हमारे पास कॉफ डॉगलस फंक्शन लगा है और एक हमारे पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स लगा है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का जो है हमारा होता है दैट विल बिकम द प्राइस रेशियो। आई विल नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, और मैंने इस बात को यहाँ पे प्रूव भी किया है। ठीक है, मैंने इस बात को यहाँ पे प्रूव किया है बेटा, रैंडमली नहीं बोली है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग जो प्राइस रेशियो यूज करने वाले हैं, ठीक है, वो प्राइस रेशियो क्या यूज करने वाले हैं, तो उसके नीचे कर दिया मैंने। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस रेशियो जो हमने कैलकुलेट करी है दैट प्राइस रेशियो इज 4/7। अब आप बजट लाइन वगैरह इजिली मेरे से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बजट लाइन अगर मैं लिखना चाहूँ किसी भी एक एजेंट लिख दो, बजट लाइन किसी की लिख दो, बजट लाइन ऑफ एजेंट 1, तो 10 वैल्यू है ना, px इंटू x1 प्लस में py इंटू y1 इज इक्वल टू m1। तो मुझे पता है प्राइस रेशियो है दोस्त, लेकिन हम डिवाइड करके लिख तो काम चल जाता है ना, तो टेंशन की ऐसी बात है नहीं। तो px हो गया 4, तो 4x1 प्लस में 7y1, और मनी इनकम कितनी आएगी आपकी 10 इंटू में 4 प्लस में 20 इंटू में 7। ठीक है जी, तो कुछ सॉल्व करके आ गया 4x1 प्लस में 7y1 इज इक्वल्स टू 180। ये हमारे पास 180 आ गया। ठीक है, तो ग्रॉस डिमांड अगर आपको कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस डिमांड ये एजेंट 1 है और ये एजेंट 2 है, x1 y1 x2 y2। देखो जी x1 की कैसे निकलेगी, वही निकलेगी जी m c अपॉन c प्लस डी, तो 2/3 इंटू में m इज 180 अपॉन में px कंसिडर एज 4 है, तो आंसर आ गया दोस्त 30। और y1 कैसे निकलेगा, d अपॉन में c प्लस डी इंटू में m अपॉन में py 7। तो सॉल्व करेंगे आप इसको तो इट विल बी 8.57। एजेंट 2 के लिए बच्चे देखो क्या है, व्हाट इज द प्राइस रेशियो 4/7। व्हाट इज द एमआरएस ऑफ इट, इसका एमआरएस क्या है मेरे पास 1/5, मतलब 0.2। कौन बड़ा है, प्राइस रेशियो बड़ा है। तो जब प्राइस रेशियो बड़ा होता है एमआरएस से, तो कंज्यूमर सारा का सारा पैसा बाय पे खर्च करेगा। तो गुड एक्स की डिमांड तो इसकी 0 हो जाएगी, और गुड वाई की डिमांड कितनी आएगी, जो इसकी मनी इनकम है ना, जो भी इसकी मनी इनकम है, मनी इनकम कितनी है जी इसकी। इसकी एंडोमेंट देख लो जी, कहाँ है हमारी इसकी एंडोमेंट, ये नीचे लिखी हुई है 2040, लिखा 2040, हाँ जी। तो 20 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 7, 7/28, 280 और 80, दैट विल बी 360। तो अपॉन में 360 अपॉन में प्राइस ऑफ वाई, व्हाट इज द प्राइस ऑफ वाई 7। तो सॉल्व करके दोस्त ये हमारे पास कुछ आएगा 51.43, 51.43। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर लीजिए, 30 और 0 मिला के गुड 1 की इक्विलिब्रियम में आ गए, गुड एक्स इक्विलिब्रियम में आ गए, और 8.57 और 51.33, तो टोटल मिला के गुड 2 हमारे पास कितना था, देखो 20 प्लस 40 60 था, और यहाँ भी मिला के 60 है। तो गुड 2 गुड बाय की मार्केट में मेरे पास किस में आ गई है, इक्विलिब्रियम में आ गई। ठीक है जी, तो यहाँ से ग्रॉस डिमांड आ गई, नेट डिमांड आप कैलकुलेट कर लो। नाउ द नेक्स्ट थिंग,
जो मेरे को यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है इस क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्ट कर्व, व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्ट कर्व, है ना। अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट कर्व भी निकालना है और इक्विलिब्रियम को भी एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो मैं फंक्शंस को दोबारा से सेम क्वेश्चन फंक्शन में दोबारा एक बार लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। x2 प्लस में 5y2, इसकी एंडोमेंट है 10, 20 और इसकी एंडोमेंट है 20, 40, ऐसे है ना। चलो सुनना ध्यान से दोस्तों, x टोटल कितना है 30 और y टोटल कितना है 60, है ना। तो हॉरिजॉन्टली थोड़ा छोटा रहेगा, वर्टिकल थोड़ा बड़ा रहेगा। मान लो ये हमारे पास 30 यूनिट्स है तो 60 ऑलमोस्ट डबल रहेगा, डबल ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डबल ही रहेगा। तो टेंटेटिवली हम लोगों ने ऐसा एक एजवर्थ बॉक्स ड्रॉ कर दिया। चलो जी, ये हमारे पास 30 यूनिट्स है और ये हमारे पास 60 यूनिट्स है। दोस्त बहुत ध्यान से देखिएगा, आई विल नॉट रिपीट अगेन, ठीक है। एक ही बार में प्लीज समझ लीजिएगा, आपको फिर अदरवाइज वीडियोस दोबारा देखनी पड़ेगी। इसका वर्थ बॉक्स तो बन गया। कॉन्ट्रैक्ट कर्व के लिए सबसे पहली बात वो कंडीशन थी, दोनों का एमआर ऐसे इक्वेट कर देंगे, ऐसे नहीं चलेगा बिकॉज इस बार जो एजेंट 2 है, इस बार जो एजेंट 2 है उसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो MRS इक्वल्स टू प्राइस रेशियो पे नहीं लगी हुई है। समझ में आ रही है ना कहानी? हाँ जी, समझ में आ रही है कहानी, नहीं आ रही? सुना दोस्त, रफ फर्क में समझा रहा हूँ। ये एजेंट 1 है, इसके लिए देखो जी x की पावर बड़ी है तो फंक्शन विल बी रिलेटिवली स्टीपर, तो ये थोड़ा सा स्टीपर आईसी जाएगी, कहते ठीक है। एजेंट 2 की अगर हम बात करेंगे, MRS कितना है इसका 1/5, MRS अगर 1 होता है तो लाइन नॉर्मल रहती है, MRS बढ़ता है तो स्टीपर, MRS कम होता है तो फ्लैटर, तो आईसीज विल बी रिलेटिवली फ्लैटर। ऐसे आएंगे नहीं आएंगे? बोलिए, ऐसी तो आएंगे, बताओ भैया आएंगे नहीं आएंगे? तो इसको जब मैं एजवर्थ बॉक्स में ले जाऊंगा, आपको रफ में समझा रहा हूँ अभी, इसको अगर मैं एजवर्थ बॉक्स में ले जाऊंगा, इसके लिए जो आईसीज रहेंगे स्टीपर रहेंगे और उसकी जो वो रहेंगे बेटा आईसीज जो रहेंगे एजेंट 2 के, वो रिलेटिवली कैसे रहेंगी? फ्लैटर। मान लो उसने एक फ्लैटर आईसी ड्रॉ किया, एजेंट 2 के आईसी से सारे, ये रफ चल रहा है अभी सारा, ठीक है। ये रफ फर्क है। और एजेंट 1 ने अपना आईसी ड्रॉ किया, दैट विल बी स्टीपर, ऐसे कुछ आएगा। ऐसे आएगा नहीं आएगा? कहता हाँ जी, ये आईसी 1 है और ये वाले आईसी 2 है आपके। अगर मैं कोई पॉइंट मार्क करता हूं, मान लो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसी एक ऑरेंज कलर से पॉइंट मार्क कर दिया, मैंने कहा मान लो ए पॉइंट है, क्या ये बेस्ट है? देखो जी, अगर हम आईसी टू डैश आईसी 3 सॉरी आईसी 2 डबल डैश, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैंने इसमें एक अच्छी रिमूव करता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा, इजी कर देता, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ इसमें आपके लिए। मैंने एक आईसी ड्रॉ किया एजेंट 1 का और एक ही आईसी ड्रॉ किया मैंने एजेंट 2 का, ठीक है। अब मैं इन दोनों के लिए ना एरिया शेड कर रहा हूं कि किस डायरेक्शन में इनकी यूटिलिटी बढ़ रही है। ये यूटिलिटी बढ़ रही है ना एजेंट 1 की, एजेंट 2 की यूटिलिटी यहां बढ़ रही है, तो बीच में ये जो कॉमन एरिया आया है, यहाँ पे दोनों की यूटिलिटी साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर सकती है। कहता हाँ, हमें इस एरिया को खत्म करना है। एरिया खत्म कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, इस एरिया को खत्म करना ना, एरिया खत्म कैसे करेंगे? मैं और इधर आया और एजेंट 2 के नीचे आया, यहां तक आ गया, नाउ दिस इज द पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसको रफ में दिखा रहा हूँ एक बार, देखो एजेंट 1 का आईसी तो कुछ ऐसा है ये, और एजेंट 2 का आईसी एग्जैक्ट इस पॉइंट से फ्लैट है। एजेंट 1 की यूटिलिटी सेक्शन में बढ़ रही है,
एजेंट 2 की यूटिलिटी सेक्शन बढ़ रही है। तो नाउ दिस पॉइंट, खाली इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां से जो आईसी दोनों के जा रहे हैं, दोनों की यूटिलिटी एक साथ नहीं बढ़ा सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो दिस पॉइंट विल बी कंसीडर एज द पॉइंट ऑफ एफिशिएंसी। ऐसा एक तो पॉइंट होगा नहीं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, आईसीस बहुत सारे होंगे ना यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे। तो ये भी एफिशिएंसी वाला पॉइंट है, ये भी एफिशिएंसी वाला पॉइंट है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका एक्सिस होगी, ये पूरी की पूरी जो एक्सिस होगी, ये आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। और कंसेप्चुअली जरूर, ये तो मैंने डायग्राम के तो समझाया, अब कंसेप्चुअल समझो। कंसेप्चुअली बेटा जब आपने कह दिया कि एजेंट बी का जो डिमांड फंक्शंस आपने निकाले थे, उसमें एजेंट टू के लिए गुड वन की डिमांड फोर श्योर क्या आई है, 0 आई है ना। गुड वन की डिमांड क्या आई है उसकी, फोर श्योर 0 आई है ना। तो वहां से भी गुड वन की डिमांड 0 रखनी है आपको, तो मैं दोबारा से एक सेम क्वेश्चन की दोबारा से एक फाइनल एजवर्थ बॉक्स बना देता हूं आपको समझाने के लिए। एजेंट 1 है, ये एजेंट 2 है, ठीक है। तो आपने जब ग्रॉस डिमांड निकाली एजेंट 2 की, तो उसने क्या लिखा था, x2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन आई थी नहीं आई थी, तो x2 0 क्या है, दिस इज x2, ये लाइन x2 है ना, तो ये 0 है। तो हमेशा एजेंट टू को कभी भी क्या नहीं चाहिए, गुड वन तो चाहिए ही नहीं। अगर गुड वन उसको नहीं चाहिए, गुड वन नहीं चाहिए, तो सारा का सारा क्या लेगा, गुड टू लेगा ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर्व आया है, दैट इज दिस। मैं ब्लू से कर रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया सारा। ये जो हमारे पास है भाई, अगर आप इससे समझना चाहो फिर समझो बेटा। एजेंट 2 को x नहीं चाहिए, तो जो भी खर्च करेगा y पे खर्च करेगा, तो इसका जो इक्विलिब्रियम आएगा हमेशा वर्टिकल एक्सिस पर आएगा। तो एजेंट 2 के लिए वर्टिकल एक्सिस यही तो है, और क्या है ये ना, एजेंट 2 के लिए वर्टिकल एक्सिस यही लगी। तो दिस विल बिकम द कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर्व है। समझ में आई दोस्त कहानी। बजट लाइन की इक्वेशन अगर आप इसमें लगाना चाहें तो आप लगा लीजिए, ठीक है। बजट लाइन की इक्वेशन मैंने लिखी थी आप लोगों के लिए, फिर दोबारा लिख देता हूँ। एजेंट 1 के लिए हिसाब से लिखी थी, एजेंट 1 बजट लाइन की इक्वेशन थी, क्या थी, 4x1 प्लस में 7y1 इज इक्वल टू 180। आप इसको प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। प्लॉट करनी आपको आती दोस्त, एक चीज मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा। ये 30 है, तो जो बजट लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो दिस विल बी लाइक, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है। आप इसका इंटरसेप्ट आपको पहले भी निकालना सिखाया मैंने कई बार। दिस इज द बजट लाइन, और ये जो इंटरसेप्ट आएंगे मार्क कर देता हूँ, आप कैलकुलेट अपने आप कर लीजिएगा, 25.714, एंड दिस इसके ऑपोजिट जो लगेगा इट इज 8.57, ठीक है। और यहाँ कहीं आपकी एंडोमेंट दिखाई दे रही है, ये एंडोमेंट है यहाँ पे 10, 20, ठीक है जी। और आपका जो इक्विलिब्रियम है वो ये आपका ग्रॉस डिमांड दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस इज योर ग्रॉस डिमांड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, ठीक है, बिटवीन द कॉप डॉगलस एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क जरूर दे रहा हूँ दोस्त आपको, एक क्वेश्चन होमवर्क है, इसका आंसर जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एजेंट 1 इज x1 स्क्वायर y1 एंड यूटिलिटी फंक्शन ऑफ गुड एजेंट 2 इज x2 प्लस में 5y2। सिमिलर क्वेश्चन है, बस एंडोमेंट थोड़ी सी बदल देता हूँ, 10, 10 है जी, और यहाँ पे हमारे पास 20, 20 है, ठीक है जी। तो आप करिएगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है दोस्त। आप कहेंगे तो मैं आंसर्स लिखता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। लास्ट में क्रॉस डिमांड आएगी एजेंट 1 की, वो आएगी दोस्त 30,4.29। एजेंट 2 की जो आएगी दैट इज 0,25.71, 25.71 ये आएगी। और जो कॉम्पिटिटिव प्राइस रेशियो जो कैलकुलेट की जाएगी इसके अंदर, दैट विल बी 2/7, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट का वही बनेगा वर्टिकल एक्सिस ऑफ एजेंट 1, जैसे ये वाला जो था, यही कॉन्ट्रैक्ट कर्व होगा, यही कहीं बजट लाइन भी आएगी, ठीक है।
बजट लाइन की इक्वेशन अगर आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूं। एजेंट 1 की जो बजट लाइन है दैट विल बी 2x1 प्लस में 7y1 इज इक्वल टू 90। ठीक है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इसको सॉल्व करिए अपने आप। ठीक है, और गिव मी द आंसर्स। अगर आप निकाल पाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में आई डिस्कस। ठीक है, विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।